नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और समय हो रहा है डेली करंट अफेयर्स पर बात करने का। कुछ क्वेश्चंस जो कि हम डेली बात करते हैं। तो जीएस की स्लाइड को शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएँ, जिससे कि नई नई वीडियोज़ की जानकारी आप तक समय से पहुँचती रहे। इसके साथ साथ यदि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और पहला क्वेश्चंस आप सभी के लिए स्लाइड पर ये रहा। लिखा हुआ है, अमेरिकी इतिहास में नौसेना संचालन प्रमुख। अमेरिकी इतिहास में नौसेना संचालक प्रमुख और संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के सदस्य के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला कौन नियुक्त की गई हैं या कौन बनी है। अमेरिकन इतिहास की यदि हम बात करते हैं तो अमेरिका के इतिहास में नौसेना प्रमुख का जो पदभार है अभी तक किसी महिला के द्वारा नहीं संभाला गया है। और ये पहली बार हुआ है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति जिनका नाम है जो बिडेन, उन्होंने क्या है एक महिला के लिए नौसेना अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है लीसा फ्रेंच टी। उनका नाम क्या है? लीसा फ्रेंच टी। लीसा फ्रेंच टी जो है उनके लिए क्या है, अमेरिकी इतिहास में जो है पहली बार लीसा फ्रेंच टी के लिए जो क्या है नौसेना संचालन प्रमुख और संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? आपकी लीसा फ्रेंच टी। ठीक है, तो जो बिडेन ने देश के शीर्ष नौसेना अधिकारी के पद के लिए एडमिरल लीसा फ्रेंच टी को चुना है, जो अमेरिकी इतिहास में पहली बार एक महिला इस पद को संभालेंगी। वह जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ में पहली महिला भी हैं। फ्रेंच टी जो वर्तमान में नौसेना संचालन की उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं, को 1985 में कमीशन किया गया था और उन्हें अमेरिकी नौसेना बल कोरिया के कमांडर के रूप में कार्य किया है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना में 4 सितारा एडमिरल का पद हासिल करने वाली दूसरी महिला है। यदि हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो राजधानी है वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। यहाँ पर थोड़ा सा ये मिसमैच टाइप हो गया है, इस पर ध्यान ना दें, इस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना प्रमुख बनाई गई हैं, उनका नाम क्या है? लीसा फ्रेंच टी। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, इनका नाम क्या है? लीसा फ्रेंच टी। लीसा फ्रेंच टी इनका नाम है। अमेरिका के समय जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? आपका जो बिडेन है। तो जो बिडेन के द्वारा लीसा फ्रेंच टी के लिए क्या है, वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष की जो पदवी है, क्या है, नौसेना अध्यक्ष का जो भार है वो दिया गया है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि HAL के साथ किस देश के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या ठीक है हिंदुस्तान जो आपकी एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो, और अर्जेंटीना जो एक देश है वहाँ के दोनों जो सशस्त्र बल है, अर्जेंटीना के सशस्त्र बलों और भारत के जो है HAL ने क्या है आपस में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, और ये हस्ताक्षर किसके साथ हुए हैं जरा देखते हैं। अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अर्जेंटीना गणराज्य के रक्षा मंत्रालय ने अर्जेंटीना गणराज्य के सशस्त्र बलों के लिए हल्के और मध्यम उपयोगिता के हेलीकॉप्टरों के उत्पादक सहयोग और अधिग्रहण पर एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। और अर्जेंटीना ने वायुसेना के लिए, अपनी वायुसेना के लिए क्या है, अर्जेंटीना ने अपनी वायुसेना के लिए जो भारतीय हल्के लड़ाकू विमान है उनमें एक नाम है तेजस। तेजस क्या है? भारतीय एक विमान है। उस विमान को प्राप्त करने में क्या है, या कहें कि खरीदने के लिए अपनी रुचि दिखाई है, और ये ऐसा करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी राष्ट्र है। ठीक है, अर्जेंटीना तेजस को खरीदने में या तेजस की परचेस करने में क्या है, पहला अमेरिकी राष्ट्र है। यदि अर्जेंटीना की बात करते हैं तो इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। राष्ट्रपति अल्वार्डो फर्नांडीज हैं और मुद्रा है अर्जेंटीनी पीसो।
तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि अर्जेंटीना ने किस हिंदुस्तान कंपनी के साथ या किस भारतीय कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और ये समझौता हल्के विमान तेजस के लिए किया गया है। तो इस पर जो है LOI पर जो एक इसका LOI है उस पर अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज तायाना और HAL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CV अनंत कृष्णन ने बेंगलुरु में हस्ताक्षर किए हैं। तो तेजस को प्राप्त करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है, वो अर्जेंटीना बनने वाला है। और ये समझौता किसके बीच हुआ है, अर्जेंटीना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में ये हुआ है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने किस राज्य की सरकार के सहयोग से नई दिल्ली में एक जिला एक उत्पाद वाल का उद्घाटन किया है। तो ये एक जिला एक उत्पाद वाल का उद्घाटन गुजरात के द्वारा किया गया है। गुजरात सरकार के द्वारा उनका एक समझौता हुआ है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने गुजरात सरकार के सहयोग से नई दिल्ली के गरवी गुजरात भवन में एक जिला एक उत्पाद वाल का उद्घाटन किया है। इस सहयोग का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सक्षम करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक उत्पाद का चयन, ब्रांड और प्रचार करना है। यानी कि इसके तहत गुजरात राज्य के कम से कम प्रत्येक जिले के जो है एक उत्पाद का चयन किया जाएगा, जिसको जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने का प्रयास किया जाएगा। सुविधाओं में 68 अद्वितीय उत्पाद शामिल हैं, जिनमें पारंपरिक शिल्प जैसे गमथी, ब्लॉक प्रिंट और मातानी पचड़ी से लेकर कृषि सामान तक शामिल है। यानी कि अभी तक जो खोज की गई है उनमें 68 गुजरात के अद्वितीय उत्पादों को शामिल किया गया है, जो एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल किए जाएंगे। यदि हम DPIIT की बात करते हैं तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग भारत में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सरकारी विभाग है। यह राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए प्रचारात्मक और विकासात्मक उपायों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान में इस विभाग के मंत्री पीयूष गोयल हैं, जबकि शीर्ष नौकरशाहों की बात करते हैं तो श्री जी हैं। अनुराग जैन जो उनका नाम है IAS हैं, नौकर श्री अनुराग जैन जी हैं, जो कि एक IAS अधिकारी हैं। तो ये समझौता किसके साथ हुआ है, DPIIT का ये समझौता जो हुआ है वो गुजरात सरकार के साथ हुआ है, जिसमें एक जिला एक उत्पाद के तहत कम से कम एक उत्पाद को प्रत्येक जिले से चयनित किया जाएगा। अगली स्लाइड पढ़ते हैं। लिखा हुआ है किस इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता ने नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत करने वाला कौन था, नीति आयोग था, के सहयोग से केरल में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित पहली अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की जो है घोषणा की है। तो अगर आपसे क्वेश्चन 2 बन सकते हैं, पूछा है कि पहली अटल टिकरिंग लैब कहां पर स्थापित की जाएगी, तो पहली अटल टिकरिंग लैब जो लैब है वो केरल में स्थापित की जाएगी। और किसके द्वारा स्थापित की जाएगी, तो ओप्पो इंडिया के सहयोग से। किसके, ओप्पो इंडिया के सहयोग से क्या है ये जो लैब है वो स्थापित की जाएगी। अब जरा ओप्पो इंडिया के बारे में बात करते हैं। ओप्पो इंडिया ने नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के सहयोग से केरल में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित पहली अटल टिकरिंग लैब की स्थापना की घोषणा की है। यह कार्यक्रम छात्रों को रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और रैपिड प्रोटोटाइप में DIY किट से संबंधित परियोजनाओं का पता लगाने, प्रयोग करने और शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ साथ इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य एक सशक्त भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाना और युवाओं के बीच उद्यमशीलता और तकनीकी कौशल का पोषण करना है। यह सहयोग आउट ऑफ द बॉक्स सोच को बढ़ावा देने और छात्रों में समुदाय उन्मुख समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए बहुत महत्व रखता है। अटल इनोवेशन मिशन देश भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 2016 में नीति आयोग के द्वारा स्थापित एक प्रमुख पहल है। यानी कि भारत में पहली अटल टिकरिंग लैब कहां पर स्थापित की जाएगी, भारत में पहली अटल टिकरिंग लैब कहां पर, केरल में स्थापित की जाएगी। किसके द्वारा, ओप्पो इंडिया के द्वारा। और ये सार्वजनिक और निजी भागीदारी पर आधारित क्या एक प्रोग्राम होगा। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है किस सरकार ने, किस राज्य कैबिनेट ने SHC फेडरेशनों को गतिशीलता सहायता प्रदान करने के लिए मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दे दी गई है।
स्वयं सहायता समूहों के लिए जो है मिशन शक्ति स्कूटर योजना की मंजूरी दी गई है। तो मिशन शक्ति स्कूटर योजना की जो मंजूरी है वो किसके द्वारा दी गई है? ओडिशा के द्वारा दी गई है। ओडिशा सरकार के द्वारा जो है जो स्वयं सहायता समूह है उनके लिए स्कूटर खरीदने की जो है स्कूटर खरीदने के लिए इस योजना पर जो है सहमति प्रदान की गई है। यदि हम उड़ीसा की बात करते हैं तो राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल। ठीक है, अब यह है क्या जरा देखिएगा। इसके तहत क्या है, मिशन शक्ति योजना के तहत 1 लाख रुपए तक की जो राशि है वो स्कूटर खरीदने के लिए जो है उनके लिए प्रदान की जाएगी। किसके लिए? स्वयं सहायता समूहों के लिए या महिलाओं के लिए। और ये 1 लाख रुपए की राशि जो होगी वो ऋण मुक्त होगी। ठीक है, लिखा हुआ भी है 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर पूर्ण ब्याज छूट का लाभ मिलेगा, जिससे स्थायी गतिशीलता में परिवर्तन पहले से कहीं अधिक किफायती और सुलभ हो जाएगा। अगले 5 वर्षों के लिए 528.55 करोड़ रुपए जो है इस योजना के लिए आरक्षित किए गए हैं और उड़ीसा राज्य जो है वो ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी गायक, ठीक है, टोनी बेनेट, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वो किस देश से संबंध रखते हैं? तो ये पहले तो अमेरिका के थे। अमेरिका के प्रसिद्ध जो है गायक जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका नाम क्या है? टोनी बेनेट है। टोनी बेनेट कौन थे? तो टोनी बेनेट अमेरिका के एक गायक थे। ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो टोनी बेनेट जिनका हाल ही में निधन हो गया वह एक प्रसिद्ध गायक थे। अब टोनी बेनेट के बारे में कहा जाता है कि वह न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध पॉप और जैज गायकों में से एक थे जिनका 96 ईयर्स यानी कि 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बेनेट को द वे यू लुक टुनाइट, बॉडी एंड सोल और सैन फ्रांसिस्को जैसे गानों के लिए जाना जाता था। अपने 8 दशकों के कैरियर के दौरान बेनेट ने 20 ग्रैमी पुरस्कार जीते, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2002 भी शामिल है। उन्हें NEA जैज मास्टर और कैनेडी सेंटर ऑनरी का नाम दिया गया और उन्होंने एस्टोरिया, क्वींस, न्यूयॉर्क में फ्रैंक सिनात्रा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की। उन्होंने दुनिया भर में 50 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड बेचे और हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में पर एक सितारा जो है अर्जित किया। ग्रैमी अवार्डों के बारे में बात करते हैं तो ग्रैमी अवार्ड जो हैं उन्हें ग्रैमी पुरस्कार या बस ग्रैमी के रूप में जाना जाता है, संगीत क्षेत्र से संबंधित हैं और ये संयुक्त राज्य अमेरिका की रिकॉर्डिंग अकादमी के द्वारा जो प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों में से एक हैं। इन्हें मूल रूप से ग्रामोफोन पुरस्कार कहा जाता है। ग्रैमी हर साल आयोजित होने वाले बिग 3 नेटवर्क के प्रमुख संगीत पुरस्कारों में से पहला है। इसे अकादमी पुरस्कार फिल्मों के लिए, एमी अवार्ड्स टेलीविजन के लिए और टोनी अवार्ड्स थिएटर के लिए के साथ 4 प्रमुख वार्षिक अमेरिकी मनोरंजन पुरस्कारों में से एक माना जाता है और ये पहला पुरस्कार 4 मई 1959 यानी कि 1959 में दिया गया था। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा ने एक जो है अपनी विधानसभा में एक कहते हैं कि बजट पास किया है और वो बजट क्या है या एक विधेयक क्या है? वो विधेयक है न्यूनतम गारंटी आय योजना। न्यूनतम गारंटी आय योजना का जो संकल्प है वो किसके द्वारा पारित किया गया है? राजस्थान के द्वारा किया गया है और राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जो प्रत्येक वयस्क, चाहे वो शहरी हो चाहे वो ग्रामीण हो, उसके लिए 125 दिनों की रोजगार गारंटी की जो है रोजगार गारंटी देता है और वृद्ध, विकलांग और एकल महिला आदि के मामले में न्यूनतम 1000 रुपए की राशि की जो है पेंशन की व्यवस्था करता है। इसके साथ साथ खास बात यह है कि पेंशन भी हर साल 15% की दर से अपने आप में बढ़ जाएगी। राजस्थान की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार जो है उसमें राजधानी जयपुर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हैं। तो राजस्थान सरकार के द्वारा कितने न्यूनतम दिनों की जो रोजगार गारंटी योजना लागू की गई है? ये रोजगार गारंटी योजना 125 दिनों की लागू की गई है। किसके द्वारा? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगर हम रक्षा उत्पादन मूल्यों की बात करते हैं तो रक्षा उत्पादन मूल्य पहली बार 1 लाख रुपए करोड़ के पार हो गए हैं। कितना? 1 लाख रुपए सॉरी 1 लाख करोड़ रुपए के पार हो गए हैं। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हाल ही में भारत में पहली बार रक्षा उत्पादन का मूल्य 2022-23 में पार कर गया, तो किसको पार कर गया? 1 लाख करोड़ रुपए की जो राशि है उसको ये पार कर गया है।
पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने देश में रक्षा निर्माण और प्रौद्योगिकी में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई और स्टार्टअप सहित स्थानीय उद्योगों द्वारा रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन और निर्माण को प्रोत्साहित किया है। केंद्र सरकार रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास निधि और रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के तहत मेक प्रक्रिया ऐसी योजनाओं के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एमएसएमई और स्टार्टअप की भागीदारी को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा है कि डीएपी 2020 एमएसएमई और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान भी करता है। इसके अलावा एमएससी आदेश 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति को रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों डीपीएसयू में लागू किया था, जिसके तहत कुछ शर्तों के तहत एमएसएमई बोलीदाताओं को मूल्य प्राथमिकता दी जाती है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए 2018 में लॉन्च किया गया था। तो ये जो प्रक्रिया है, यानी कि जो एमएसएमई की यदि हम बात करते हैं तो ये कब 2018 में लागू की गई। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लाइट का इशू है, 2 मिनट आपके लगते हैं, अभी आगे स्लाइड चालू होगी।